हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है नए राज्यों का उत्थान। इन नए राज्यों के उत्थान में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। तो चलिए हम लोग मैसूर के बारे में पढ़ते हैं। (1707) जो ईस्वी था, तो 1707 ईस्वी से पहले जब औरंगजेब जो मुगल शासक था, उस समय से ही दक्षिण भारत में जो कई राज्य जो थे वहाँ पे नए राज्यों का उद्भव हुआ। अब हम लोग मैप के थ्रू इसे समझेंगे। ये जैसे हमारा दक्षिणी भारत है, ये हमारा दक्षिण भारत है। दक्षिणी भारत है, तो इन दक्षिणी भारत में ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मणी साम्राज्य कहलाता था। और नीचे वाला जो कर्नाटक का क्षेत्र था, वो विजयनगर साम्राज्य कहलाया। ठीक है, ब्राह्मणी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध होता था, मतलब लड़ाइयाँ होती थी। और ब्राह्मणी नगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध हुआ करता था। और जो ब्राह्मणी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों की मतलब जो अंतिम युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच में अंतिम युद्ध हुआ, जिसको तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। और विजयनगर साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप ही एक नया राज्य जो है उभर के सामने आया, जो मैसूर कहलाया। क्या? मैसूर। मैसूर कहलाया। ठीक है। अब यहाँ जो है मैसूर में जब वहाँ का उद्भव, मैसूर नया राज्य उद्भव हुआ, तो 1612 ईस्वी में विजयनगर जो साम्राज्य था, वहाँ पतन के फलस्वरूप एक नया क्षेत्र मैसूर का नाम से जाना गया। ठीक है। और वहाँ जो शासक के रूप में बंडियार वंश का शासक राज करता था। 1612 ईस्वी में जो कृष्णदेवराज, ठीक है, कृष्णदेवराज ने औरंगजेब की, किसकी? औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अधीनता स्वीकार कर ली। और 1719 में जो है मैसूर में जो है चौथ, मतलब कर वसूलने का जो प्रावधान था, वो मराठों को दिया गया। यही वंडियार वंश का जो अंतिम शासक था, स्वतंत्र शासक, वो चिक्का कृष्ण थे। चिक्का कृष्ण अंतिम शासक था, एक अयोग्य शासक भी था। तो अयोग्य शासक होने के कारण जो वंडियार वंश का वास्तविक जो सत्ता थी, वो इनके दो मंत्री नंदराज और देवराज के हाथों में थी। नंदराज जो थे वो वंडियार वंश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे, वित्त मंत्री थे। और ये जो थे देवराज, वो सेनापति था। बाद में क्या होता है, नंदराज जो है चिक्का कृष्ण को पराजित करके वंडियार वंश का जो चिक्का कृष्ण था, उसको पराजित करके मैसूर का शासक बन जाता है। और इसी के शासन काल में एक व्यक्ति इसके सेना में भर्ती होता है, जिसका नाम है हैदर अली। और इन्हीं हैदर अली के बारे में कुछ ब्रीफ हम लोग जानकारियाँ लेते हैं। तो चलिए,
हैदर अली का जन्म जो हुआ 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम फतेह मुहम्मद था, जो मैसूर के सेनापति ही थे। 1728 ईस्वी में मैसूर में जो युद्ध हुआ उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है हैदर अली नंदराज के सेना में एक सामान्य सेना में भर्ती हो जाते हैं और इन्हीं हैदर अली जो है 1755 ईस्वी में जो है हैदर अली के युद्ध कुशल के प्रभाव को देखकर नंदराज इसको हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। अब डिंडीगुल का फौजदार बनने के फलस्वरूप ही इन्होंने दो प्रमुख कार्य किए। कौन? हैदर अली पहला कार्य किया जो खंडेराव को सलाहकार नियुक्त किया, क्योंकि हैदर अली एक अशिक्षित व्यक्ति था, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने एक विद्वान जो था वहां खंडेराव को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। हैदर अली फ्रांसीसी क्रांति से मतलब पश्चात तकनीकी से बहुत प्रभावित था, तो मंसूर में जो था पश्चात सभ्यता लाने के लिए फ्रांसीसी अधिकारी को नियुक्त किया था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में वो फ्रांसीसियों की मदद से क्या किया, डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किया। 1759 ईस्वी में जब मराठा, यहाँ पे देखते हैं, जब मराठा ने 1759 ईस्वी में जब मराठा ने यहाँ विजयनगर साम्राज्य मैसूर पे जब आक्रमण किया, तो उसने उस युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसकी प्रतिभा को देखकर नंदराज ने हैदर अली को मैसूर का सेनापति बना दिया। अब जब सेनापति बन जाते हैं तो 1761 ईस्वी में खंडेराव सलाहकार जो जिन्होंने बनाया था उनके संयंत्र की मदद से वो नंदराज की हत्या करके खुद मैसूर का शासक बन जाता है। शासक बनने के फलस्वरूप ही 1761 ईस्वी में वो मैसूर का शासक बन जाता है और 1763 ईस्वी में वेदानूर जो केरल क्षेत्र का हिस्सा था, वेदानूर वहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है और वहाँ दो उत्तराधिकारी आपस में मतभेद करते हैं उत्तराधिकारी के लिए। हैदर अली उन दो उत्तराधिकारियों की हत्या करके वेदनूर पे अपना सत्ता स्थापित करके वहाँ उपनिवेश अपना शासक स्थापित कर देता है और वेदनूर का नाम बदलकर हैदरानगर रख दिया। हैदरानगर जो अभी वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की, तो हैदर अली ने किया। कब किया? 1763 ईस्वी में। अब 1764 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर जब आक्रमण किया तो हैदर अली और मराठा का युद्ध हुआ। कौन सी जगह पे? तो हली बली क्षेत्र में वो लड़ा, जिसमें हैदर अली पराजय हो गया और 1765 में मराठा और हैदर अली के बीच संधि हुई, जिस संधि के अनुसार गुट्टी और सावानूर क्षेत्र मराठों को दे दिया गया और 32 लाख रुपए हर्जाना के रूप में मराठों को देना पड़ा। हैदर अली जब शासक बनता है तो उनके शासनकाल में क्या थे? 18 विभाग थे, जिसमें 33,000 घुड़सवारी सेनाएं थी। अब हैदर अली धर्म के बारे में उनका क्या राय था? तो वो जो थे धर्म सहिष्णुता थे। कैसे पता चलता है कि वो धर्म सहिष्णुता थे? तो चामुंडेश्वरी मंदिर में उन्होंने दान दिया था मंदिर बनवाने के लिए और तांबा सोना का सिक्का चलाया, जिन पर पार्वती, विष्णु और शिव के चित्र अंकित थे, जिनसे ये बात स्पष्ट होती है कि हैदर अली धर्म निरपेक्ष थे। 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वो घायल हो जाते हैं और कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है
और 1782 में हम जैसे कि जानते हैं 1780 से लेकर 84 तक के बीच में द्वितीय अंगल युद्ध हुआ था, जिसमें 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद युद्ध में उनके पुत्र टीपू सुल्तान आए और 2 साल तक युद्ध 1.5 साल तक युद्ध किया। अब कुछ ब्रीफ टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी तक उनका 1782 से 1799 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मुनरो ने इन्हें नई रीतियाँ चलाने वाला अशांत व्यक्ति कहा। 1787 ईस्वी में खुद को बादशाह की उपाधि दी और 1791 ईस्वी में मराठों ने सिंगेरी नामक मंदिर पर आक्रमण किया तो सिंगेरी मंदिर का कुछ भाग टूट गया, जिसकी जो सिंगेरी मंदिर के जो महंत थे उनके कहने पर उन्होंने सिंगेरी मंदिर के मरम्मत के लिए कुछ पैसे दान में दिए और शारदा मंदिर बनाने में भी सहयोग किए। इस प्रकार से देखा जाए तो टीपू सुल्तान भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे अपने पिता की तरह। टीपू सुल्तान ने कई कार्य किए अपने शासनकाल में, कई कार्य किए जिनके प्रमुख कार्य सिक्का ढलाई की नई तकनीकी चलाई, नाप तोल की नई तकनीकी लाई, स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया? श्रीरंगपट्टम में। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया? तो श्रीरंगपट्टम में वृक्ष लगाया। जैकोबियन क्लब की स्थापना, टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसियों के तकनीक से बहुत प्रभावित थे। जब फ्रांसीसियों ने जैकोबियन क्लब की स्थापना के लिए टीपू सुल्तान के आगे प्रस्ताव रखा तो टीपू सुल्तान ने तुरंत हामी भर दी और जैकोबियन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टम में किया गया। और टीपू सुल्तान खुद इस जैकोबियन क्लब के सदस्य रहे और खुद को नागरिक टीपू कहने लगे। टीपू सुल्तान द्वारा किया गया कार्य, तुर्की, अफगानिस्तान, मालवा इत्यादि क्षेत्र में अपना दूत भेजा। ये दूत इसलिए भेजा क्योंकि वो तुर्की, अफगानिस्तान और मालवा इत्यादि क्षेत्रों में दूत भेजकर वहां से अपनी मदद लेना चाहते थे। फ्रांसीसियों पे से बहुत प्रभावित थे, इसलिए फ्रांसीसियों के जल सेना लेफ्टिनेंट के रूप में रीपो को नियुक्त किया। अंगल मैसूर युद्ध। 4 अंगल मैसूर युद्ध हुए। पहला अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ, जिसमें निजाम मराठा अंग्रेज पहले हैदर अली के विरुद्ध थे, लेकिन बाद में हैदर अली की कूटनीति के कारण निजाम मराठा हैदर अली के तरफ से हो गए और मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध विराम किया गया। द्वितीय अंगल युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ और ये युद्ध टीपू सुल्तान, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया और मैंगलोर की संधि के साथ यह युद्ध रुका। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ और श्रीरंगपट्टम की संधि से युद्ध विराम हुआ और चौथा अंगल युद्ध में 1799 हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी में, और इसके कारण रहे हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में बढ़ती मित्रता। क्योंकि हैदर अली फ्रांसीसियों के क्रांति और तकनीकी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो फ्रांसीसियों के बीच अपने संबंध को मजबूत करना चाहते थे। कहीं न कहीं ये बात अंग्रेज को इस बात का भय था कि अगर फ्रांसीसी हैदर अली से मिल जाएंगे तो वो उनकी शक्तियाँ में बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण
अंग्रेज इस बात से रुष्ट थे। 1763 ईस्वी में अंग्रेज तथा निजाम के बीच संधि हुआ। इस संधि के अनुसार बालघाट क्षेत्र की दीवानी अंग्रेज को देना था। मतलब अंग्रेज और निजाम के बीच में ये संधि हुआ था कि निजाम बोले थे कि अगर बालघाट क्षेत्र को वो जीत लेते हैं तो दीवानी अंग्रेज 7 लाख रुपया के बदले में ये दीवानी जो है बालघाट क्षेत्र की दीवानी अंग्रेज को दे दिया जाएगा। और तीसरा कारण था मद्रास सरकार एवं कर्नाटक के नवाब की सीमा को लेकर विवाद। चूंकि उत्तरी सरकार पर अंग्रेज भी अपना आधिपत्य करना चाहते थे और निजाम भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। इस बात पे अंग्रेजी मद्रास जो थे मद्रास प्रेसिडेंसी वो हैदर अली से मित्रता बनाना चाहते थे, लेकिन हैदर अली जो है अंग्रेज के कट्टर थे, जिसके कारण उन्होंने उनकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ, हैदर अली और मराठों ने एक दूसरे का साथ दिया। 1766 ईस्वी में मद्रास जो था उत्तरी सरकार के 1766 ईस्वी में अंग्रेज ने मद्रास सरकार के बदले में उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध मदद करने का आश्वासन किया। मतलब उत्तरी सरकार के बदले में हैदर अली के विरुद्ध मदद करने का आश्वासन दिया। किसको? निजाम को। फिर अंग्रेज मराठा और निजाम त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुआ। इस त्रिगुट संधि में अंग्रेज मराठा निजाम जो थे त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुआ, जिससे इन तीनों गुट ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करने की रणनीति बनाई। लेकिन हैदर अली के कूटनीति ने इन त्रिगुट संधि को भंग कर दिया। हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपया देने का आश्वासन किया, जिनमें 18 लाख रुपया कैश और कोलार जिले मराठे को देकर युद्ध से अलग कर दिया। अब निजाम और अंग्रेज स्मिथ के नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर अली के एक समर्थक था महफूज खां, जिसके प्रभाव में निजाम ने हैदर अली का साथ दिया और युद्ध में शामिल हो गए। 1767 ईस्वी में जो मित्र शक्ति बना वो हैदर अली और निजाम मित्र शक्ति बना, और ये अंग्रेज के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तो चंगमा घाट और त्रिमली में दोनों पराजय हो गए। अब जब ये पराजय हो गए तो जो निजाम वो पुनः अंग्रेज की सेना में जा मिले। और 1768 ईस्वी में अंग्रेज ने अब क्या किया, जब निजाम मिल गया अंग्रेज से तो कर्नल वुड जो बम्बई क्षेत्र से और मद्रास से स्मिथ दोनों तरफ से अंग्रेजों ने क्या किया, मैसूर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। और 1768 ईस्वी में मैंगलोर पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। और 1759 ईस्वी में हैदर अली मद्रास के 5 मील के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अंग्रेज को विवशतापूर्ण संधि करनी पड़ी, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। मद्रास की संधि, ये संधि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुई। इस संधि के अनुसार कैदियों का अदला बदली किया गया। युद्ध के दौरान जो कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया था उनकी रिहाई की गई अंग्रेज की तरफ से और हैदर अली की तरफ से भी। मैसूर पर दूसरा क्या किया गया, इस संधि मैसूर पर किसी दूसरी शक्ति द्वारा किए गए आक्रमण अगर किया जाता है मैसूर के ऊपर तो अंग्रेज सैन्य उनका मदद करेंगे। ये अंग्रेज की शर्मनाक हार थी, जिससे यह साबित हो जाता है कि अंग्रेज अपराज्य है। फिर नेक्स्ट द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। इसके कारण रहे अंग्रेज द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया। 1771 ईस्वी में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर अली का अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, जबकि संधि में ये कहा गया था कि अंग्रेज जो है हैदर अली मैसूर पे जब बाहरी अगर शक्ति आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उनका साथ देगा, लेकिन उस संधि का उल्लंघन यहाँ किया गया। निजाम को बालघाट क्षेत्र के बदले में 7 लाख रुपया नहीं दिया था अंग्रेजों ने, जिससे निजाम लोग भी अंग्रेज से नाराज थे। हेस्टिंग का महाराष्ट्र में हस्तक्षेप करना, हेस्टिंग ने महाराष्ट्र क्षेत्र में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठी लोग भी
अंग्रेज से नाराज हुए और इन्होंने मिलकर त्रिगुट बना लिया। हैदर अली, निजाम तथा मराठ, इन त्रिगुट संधि बनाया और ये त्रिगुट संधि अंग्रेज के विरुद्ध था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंद और प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है कि अंग्रेज ने, देखिए, सिर्फ मद्रास और निजाम, हैदराबाद का निजाम ही अंग्रेज के विपक्ष में नहीं था। भारत के बाहर भी, जैसे कि फ्रांस हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सब क्षेत्रों में भी जो ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा ले लिया था और फ्रांसीसियों का भारत में जो पतन हो गया था उसका बदला लेने का यह एक नया अवसर उनको मिला। इसलिए फ्रांसीसी भी ब्रिटेन के खिलाफ थे। जब अंग्रेज ने फ्रांसीसी बंदरगाह, मतलब फ्रांसीसी का बंदरगाह माही था, उस पर आक्रमण किया जो हैदर अली के राज्य में आता था। इसी जगह से जो है मैसूर की सेना के लिए आवश्यक सामग्री आती जाती थी और इस पर जब अंग्रेज का अधिकार हो जाता है तो सामग्री ले आने में उनको बहुत कठिनाई हुआ, जिससे हैदर अली अंग्रेज की सेनाओं से नाराज हो गए और युद्ध की संभावना बनी। 1780 ईस्वी 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक के अकाट क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। अकाट क्षेत्र पे आक्रमण करने के फलस्वरूप ही अंग्रेज भी हैदर अली से नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कर्नल वैली और हेक्टर मुंडे के नेतृत्व में 2 सेनाएं भेजी गईं, किंतु टीपू सुल्तान की कूटनीति के कारण इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया गया और कर्नल वैली को अरंदी युद्ध में हैदर अली ने पराजित कर दिया। परिणाम क्या हुआ, जैसे युद्ध में पराजय किया तो अंग्रेज ने अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए त्रिगुट जो बनाए थे, मराठा, निजाम और हैदर अली, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने निजाम के साथ एक संधि कर ली जिसमें बालघाट क्षेत्र निजाम को वापस करके युद्ध से हटा दिया गया और 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि से मराठों को युद्ध से अलग कर दिया गया। अब निजाम और फ्रांसीसियों ने युद्ध का मोर्चा संभाला। फिर अंग्रेज ने इधर वारेन हस्टिंग अंग्रेज का जो वायसराय था, वारेन हस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल जो था वारेन हस्टिंग, आयरकूट के नेतृत्व में सेना भेजा और अंततः क्या होता है, पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजय हुआ और घायल हो जाता है और 1782 ईस्वी में कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 1782 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब युद्ध का मोर्चा टीपू सुल्तान संभालते हैं और 1783 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लिया। लेकिन यहाँ पे एक घटना घटी, फ्रांस में, यूरोप में एक घटना घटी जो यूरोप संधि के कारण फ्रांसीसी जो है युद्ध से अलग हो गया और मजबूरन वंश टीपू सुल्तान को अंग्रेज के साथ मैंगलोर की संधि करनी पड़ी। इस मैंगलोर की संधि के अनुसार, अब ये मैंगलोर की संधि हुई, मैंगलोर की संधि में टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड मैकट्रॉनी के बीच में ये संधि किया गया 1784 ईस्वी में। इस संधि की विशेष बात ये रही कि वो एक दूसरे द्वारा जीते गए क्षेत्र को वापस कर दिए और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस तरह मैंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल युद्ध का विराम लग गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच लड़ा गया, जिसके प्रमुख कारण थे मंगलोर की खोखली संधि। मंगलोर की खोखली संधि से टीपू सुल्तान भी जानते थे कि अंग्रेज इस संधि से संतुष्ट नहीं है और कहीं न कहीं टीपू सुल्तान भी इस बात से असंतुष्ट थे। दूसरा कारण रहा दक्कन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, मतलब अंग्रेज भी दक्कन क्षेत्र पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे और टीपू सुल्तान भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में युद्ध होना संभावी ही था। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांस तथा कस्टूनिया का मदद पाने का प्रयास किया गया और वहां अपना दूत भेजा गया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए क्योंकि फ्रांसीसी और कस्टूनिया बाहर के अगर दो शक्ति अगर मिल जाते तो टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं
बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते। इस बात के भय से ही अंग्रेज इस बात से नाराज हो गए थे। और कॉर्नवालिस वहाँ के तभी के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो भारत के वायसराय के रूप में आए वो कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने देखिए कॉर्नवालिस जो था वो निजाम को देखिए कॉर्नवालिस ने निजाम को हैदर अली द्वारा जीते गए क्षेत्र वापस दिलवाने का आश्वासन मतलब वादा किया और साथ में एक पत्र भेजा जिसमें एक शर्त रखी जिसमें मतलब कि मैसूर जो था मित्र राष्ट्र की सूची भेजी और उनसे ये शर्त रखी कि आप मित्र राष्ट्र के खिलाफ युद्ध ना करेंगे, मतलब मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में युद्ध में सहायता नहीं करेंगे। जो मित्र राष्ट्र की राज्य की सूची निकली जिसमें मैसूर को शामिल नहीं किया गया, कहीं ना कहीं ये अंग्रेज की एक संयंत्र था जिसमें मैसूर को मित्र राष्ट्र में नहीं रखा गया, जिसके फलस्वरूप मराठा और निजाम उसकी सहायता नहीं कर सकते थे। अन्य प्रमुख कारणों में एक कारण है 1778 से लेकर 90 में किंगानूर और आईकोटा, ये दो दुर्ग थे, दो डचों से त्रावणकोर नरेश ने खरीद लिया, जिसे टीपू सुल्तान खरीदना चाहते थे। और क्योंकि त्रावणकोर जो था केरल क्षेत्र का हिस्सा था, कहाँ केरल क्षेत्र का हिस्सा था और ब्रिटिश का मित्र राष्ट्र था, ब्रिटिश से इनकी बहुत मित्रता थी। फलस्वरूप 1790 ईस्वी में त्रावणकोर पर टीपू ने आक्रमण किया जिससे कॉर्नवालिस नाराज हो गए और उन्होंने खुद सेना का बागडोर संभाला और कॉर्नवालिस निजाम और मराठों के विरुद्ध युद्ध हुआ और अंग्रेज के कॉर्नवालिस के तरफ से निजाम मराठा लड़े और टीपू सुल्तान इधर अकेले, और जिसका परिणाम हुआ कि श्रीरंगपट्टम दुर्ग को घेर लिया गया। तीनों सेनाओं ने श्रीरंगपट्टम दुर्ग को घेर लिया और टीपू को श्रीरंगपट्टम में संधि करनी पड़ी। ये संधि टीपू के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। इस संधि के दौरान टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य खोना पड़ गया। 1792 ईस्वी में ये संधि हुई थी टीपू और कॉर्नवालिस के विरुद्ध के साथ, और इस संधि में टीपू सुल्तान आधा राज अंग्रेज को दे दिया और दूसरा हुआ 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेज को देना था, किंतु इतनी बहुत बड़ी रकम थी ये 3 करोड़ रुपया जो टीपू सुल्तान उस समय देने में असमर्थ रहा, तो उनके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस ने क्या किया, बंधक के रूप में रख लिया। अब मराठा और निजाम अंग्रेज का साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि इन दोनों जो राज्य था अंग्रेजों के साथ इनकी संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार मराठों को क्या था, तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग दे दिया गया था और निजाम को पेन्नार तथा कृष्ण नदी के बीच वाला भाग मिला। टीपू सुल्तान के हार के 2 कारण थे। पहला तो अंग्रेज की चाल थी, क्या चाल थी कि उन्होंने जब सूची मित्र राज्य की सूची जब में मैसूर का नाम ही नहीं लिया, मतलब मित्र राष्ट्र की सूची में मैसूर राज्य को अलग कर दिया। और दूसरा, टीपू सुल्तान द्वारा घुड़सवारी के जगह पे पैदल सैन्य का उपयोग किया गया। ये युद्ध का विशेष कारण रहा, हारने की विशेष कारण रहा, जिसके कारण टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। इस संधि के बाद कॉर्नवालिस ने कुछ टिप्पणियां की। उसने कहा कि हमने अपने मित्र को अधिक भयानक बनाए बिना उसे लंगड़ा कर दिया। वास्तव में ये टीपू सुल्तान की अपमानजनक संधि थी और इस संधि के दौरान ही इसे बहुत सारा अपना क्षेत्र मतलब आधा क्षेत्र खोना पड़ा और इस संधि के फलस्वरूप ही उसकी सेना जो है छितिर-बितिर हो गई, बहुत कमजोर पड़ गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1799 ईस्वी में फिर अंगल मैसूर का चौथा युद्ध हुआ और इस युद्ध का प्रमुख कारण था लॉर्ड वेलजेली। उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेलजेली थे। और लॉर्ड वेलजेली के सहायक संधि का आप बारे में जानते हैं कि लॉर्ड वेलजेली ने सहायक संधि लाया था और यही सहायक संधि का प्रस्ताव जब टीपू सुल्तान के पास लाया गया तो उन्होंने
अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम जो हुआ 1799 में वेलजली ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। और दूसरा कारण था कि श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि से वो इतने मतलब नाराज थे कि वो प्रतिशोध लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो उनकी भावनाओं से भी ये आंगल मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था। तो 1799 ईस्वी में वेलजली और हैरिस दोनों ने पूरब क्षेत्र से आक्रमण किया और पश्चिमी क्षेत्र से इस स्टुअर्ट ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, जिसका परिणाम हुआ स्टुअर्ट ने सदाशिर और हैरिस ने मालावली युद्ध में टीपू को पराजित कर लिया और श्रीरंगपट्टम जो दुर्ग था, टीपू का श्रीरंगपट्टम दुर्ग, उसको घेर लिया गया। और घेरने के बाद श्रीरंगपट्टम दुर्ग के युद्ध में ही टीपू सुल्तान मारा जाता है। और इस संदर्भ में वेलजली ने कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो परिवार होते हैं उनको वेल्लोर के कैद में ले लिया जाता है। कहाँ पे? वेल्लोर के कैद। वेल्लोर जेल में कैद कर लिया जाता है। और जो जितने भी समुद्री तट है उनको जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर विलय कर दिया जाता है। कुछ क्षेत्र निजामों को भी दे दिए जाते हैं। और वंडियार वंश का जो उस समय का वंडियार वंश का एक जो 2 वर्षीय बालक जिसका नाम था कृष्णराज वंडियार वंश का वहाँ पे शासक बना दिया जाता और ब्रिटिश के अधीन ले जाया जाता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।